नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आज के YouTube चैनल में। हम लोग हर दिन किसी न किसी नए टॉपिक पे बातचीत करते रहते हैं। आज भी एक नया टॉपिक पे हमारी बातचीत होगी और आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो टॉपिक हमारी होगी फॉर। ये वर्ड हमारे लिए बिल्कुल भी अननोन नहीं है। हमने पहले भी कई बार इसको देखा है, कई बार इसको पढ़ा भी है, कई फॉर्म में हमने पढ़ा है। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने के लिए हम लोग इसे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारे लिए तब क्रिएट हो जाती है जब हम समझ नहीं पाते हैं कि फॉर सेंटेंसेस में कहाँ किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, किस तरीके से एक्ट कर रहा है। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 5-6 पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है, आप केवल 6 ही कंसीडर मत करना है। इसके अलावा हमारे पास बहुत ऐसी पॉइंट है जहाँ पे फॉर का यूज किया जाता है गाइस, क्योंकि आज की क्लास में पूरी चीजों को एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। ये फॉर का पार्ट फर्स्ट रहेगा और इसका पार्ट सेकंड भी मैं डालूंगा। इन सब चीजों के अलावा हमें, आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देखना बड़ा जरूरी है। फॉर का इस्तेमाल मैंने मेंशन कर तो दिया कि टेंस में एज ड्यूरेशन इस्तेमाल करते हैं, टेंस में ही हम लोग पर्पस का यूज करते हैं, सुटेबिलिटी के लिए करते हैं, विदाउट के लिए करते हैं, रीजन के लिए करते हैं और लास्ट में हम रिसेंट के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन सेंटेंसेस में फॉर का जो इस्तेमाल होता है, जो वर्ड होता है, कोई आपसे पूछता है कि सर अगर हम लोग इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो ये स्पीच का कौन सा हिस्सा कहलाएगा, किस सेंटेंस में कौन सा हिस्सा कहलाएगा, तो याद रहे ये प्रीपोजिशन की तरह भी एक्ट करेगा और ये कंजंक्शन की तरह भी एक्ट करेगा। और ये समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले हमने सेंस की क्लास ली और सेंस की क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया कि प्रीपोजिशन कैसे पहचाना जा सकता है और कंजंक्शन को कैसे पहचाना जा सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होने जा रहा है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इसको लेकर के एंड आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम पेन एंड पियानो, और हर एक पॉइंट पे हमारी बातचीत होती रहेगी गाइस। सबसे पहले अगर मैं ड्यूरेशन की बातचीत कर लूं, टेंस में इसका यूज कर लूं, आप सबको पता है कि टेंस हमारे 3 होते हैं और सबके 4-4 पार्ट होते हैं। इसका डिस्कशन, इसका बातचीत मैंने प्रीवियस क्लास में भी किया था, उसमें मैंने आपको समझाया भी था कि जब भी किसी टेंस को आप कैटेगराइज करते हो, चाहे आप प्रेजेंट को लेते हैं, चाहे पास्ट को लेते हैं और फ्यूचर को आप लेते हैं, तो 4 पॉइंट होते हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट आपका होता है टेंस में, चाहे प्रेजेंट की मैं बात कर लूं, तो वो आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर आपको पता है, क्योंकि हम लोग इसको एकेडमिक क्लासेस में कई बार पढ़े हैं। हैज और हैव के साथ आपका बीन होता है, एक्शन यानी कि मेन वर्ब जब आप लिखते हैं तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ये सेंटेंस अधूरा होता है जब तक हम लोग सिंस और फॉर का यूज नहीं करते। आज मुद्दा हमारा यही है इस फॉर को लेकर के। और यहाँ पे सब्जेक्ट आप यूज कर रहे होते हो और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज और हैव को प्लेस कर रहे होते हो गाइस। खैर, ध्यान दें हम लोग। अब इसमें जो एग्जांपल मैं बनाना स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे जो फॉर का हम लोगों ने यूज किया है वो ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है, टेंस के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। अब इस एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, जैसे हमने कह दिया कि वो कई सालों से दिल्ली में रह रहा है। एग्जाम्पल, He has been living in Delhi. He has been living in Delhi कई सालों से। ड्यूरेशन की जब चर्चा होगी टाइम की गाइस, तो याद रखना ये हमेशा इंडेफिनिट टाइम की बात होगी, हमेशा इंडेफिनिट टाइम की बात होगी। फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से वो दिल्ली में रह रहा है। ये कंडीशन, जैसे हमने कह दिया कि पुलिस जो है आतंकवादी को कई दिनों से ढूंढ रही है, जैसे बातचीत हमने कह दिया कॉप्स आर सर्चिंग फॉर, कॉप्स आर सर्चिंग फॉर टेररिस्ट फॉर मेनी डेज, कई दिनों से। ध्यान देना कि सेंटेंस में 2 फॉर आया हुआ है, एक तो ये, एक ये।
तो इसको देखिए कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहाँ पे दो फॉर, एक सेंटेंस पे दो फॉर कैसे हो सकते हैं। दोनों अपने अपने रूल को फॉलो कर रहे हैं गाइस। ये इनकम्प्लीट टाइम को दिखा रहा है, ऐसे में अपने आप में इंडेफिनिट टाइम को दिखा रहा है। और ये सर्च फॉर, ये अपने आप में फ्रेजल वर्ब है। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए इस बात की। तो पहले तो एग्जांपल मैंने इसको बता दिया आपको कि जब भी हम लोग फॉर का इस्तेमाल एक इनकम्प्लीट या इनडेफिनिट ड्यूरेशन के लिए कर रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं गाइस। इसके अलावा अगर मैं पर्पस की बात कर लूं ऐसे में, तो बहुत ऐसे सेंटेंस होते हैं जब उसमें आप एक्शन एक्सप्लेन करते हो तो उस एक्शन को सुन करके हमें लग जाता है कि आप पर्पस के लिए बात कर रहे हो। जैसे बातचीत में आपने कह दिया मैंने ये बुक पढ़ने के लिए खरीदा है। सेंटेंस पे ध्यान देना गाइस। ये बुक मैंने खरीद लिया है, और खरीदा क्यों है? व्हाट इज माय पर्पस? पढ़ने के लिए, फॉर द सेक ऑफ रीडिंग। तो मैंने ये बुक खरीदा है। आई बॉट भी कह सकते हैं, आई परचेस्ड भी कह सकते हैं। आई परचेस्ड दिस बुक, आई परचेस्ड दिस बुक फॉर, पढ़ने के पर्पस से। रीडिंग, ओके, आई परचेज दिस बुक फॉर रीडिंग, पढ़ने के पर्पस से। अगर हम उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बातचीत कर लें, यहां पे जो आपका फॉर का यूज किया गया है ये एक एज ए प्रीपोजिशन किया गया है, एज ए प्रीपोजिशन किया गया है। इसी तरीके सुटेबिलिटी होती है। सुटेबिलिटी यानी कि फॉर का यूज करते हैं हम लोग ऐसे एक्शन या ऐसी चीजों के लिए असल में जो उसी के लिए बना हो। समझ में आ गया ना? जैसे एग्जांपल इसका मैं सुटेबिलिटी का एग्जांपल ऐसे दे दूं आपके सामने। जैसे हमने कह दिया दिस मेडिसिन इज फॉर illness. This medicine is for illness. अब ये suitability के लिए यूज किया गया है, यानी कि ये जो मेडिसिन है ये इसी के लिए बनाया गया है, और ये खाएंगे तो ये इलनेस या ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ये कंडीशन, ये सुटेबिलिटी के लिए होता है। इसी तरीके से हमने कह दिया एग्जांपल में the suit is made for sleeping. दो एग्जांपल दूंगा गाइस, होप यू विल अंडरस्टैंड। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक आपका होता है जब हम एक वर्ड होता है विदाउट, विदाउट के बिना। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक, एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है यहां पे कि I bought this flat for living with my friends। सेंटेंस को समझेंगे कैसे? with my friends. I bought this flat for living with my friend. यहाँ पे जो for है ये एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, सॉरी प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि for के बाद एक्शन में ing आया हुआ है। सेंटेंस में समझना गाइस। I bought this flat for living with my friends. इस फ्लैट को मैंने खरीदा है अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए, यानी कि मैं अपने दोस्तों के बिना रह नहीं पाऊंगा। वो कहीं एक जगह रहते थे, मैं कहीं दूसरी जगह रह रहा था, और मुझे लगा कि मैं भी यहीं पे फ्लैट खरीद लूं, तो मैंने खरीद लिया। मैं उनके बिना रह नहीं सकता था, इसीलिए आई बॉट दिस फ्लैट फॉर लिविंग विद माई फ्रेंड। ये हो गया रीजन। अगर हम लोग बातचीत कर लें सेंटेंस में, अगर मैं उसकी बातचीत कर लूं
तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं, बहुत ऐसे काम होते हैं जो कहीं ना कहीं आप एक रीजन के लिए कर रहे होते हो, कंडीशंस आपकी होती है, सेंटेंसेस आपके बन जाते हैं। अगर मैं रीजन का एग्जांपल दे दूं, जैसे आपने कह दिया एक वर्ड होता है डिड पार्ट टाइम जॉब, I did part-time job for my pocket money. For my pocket money. यहाँ पे जो for का यूज किया गया ना, एक रीजन के लिए किया गया है। मैं चाहता नहीं था कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूं, लेकिन मैंने किया फॉर माई पॉकेट मनी, अपने पॉकेट मनी के लिए यहाँ पे किया गया। एक हम लोग फॉर का यूज करते हैं ना जब कोई काम या कोई चीज आप किसी व्यक्ति के लिए करते हो, समझ में आ गया ना, वहां पर यूज करते हैं। जैसे आपने कह दिया कि मैंने ये घर अपनी मां के लिए खरीदा है, I purchased this house for my mom. I purchased this house for my mom. तो I purchased this house, मैंने घर खरीदा है for my mom, अपनी माँ के लिए। यहाँ पे जो for का यूज किया गया गाइस, जैसे में यहाँ पे मेरी माँ क्या है, एक रिसेंट, एक रिसीवर है, मतलब वो एक रिसीवर है, मैंने उनके लिए खरीदा हुआ है गाइस। तो बहुत ऐसे काम हैं जो आप रिसीवर के लिए करते हो। जैसे आपने कह दिया कि I took wish, मैंने मन्नत लिया था for my family, अपने परिवार के लिए। मैंने इस काम को किया था किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए। मेरी फैमिली यहाँ पे क्या है, रिसीवर है। ये चीज है। तो इसके मैंने लगभग आपको कई एग्जांपल दे दिए। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो चाहे फॉर की बात, सुटेबिलिटी, विदाउट रीजन या रिसेंट की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग कहेंगे एक तरीके से फॉर का यूज करते हैं। जैसे मैंने 5-6 आपको भी बताया है, इसी तरीके से 5-6 और भी हैं जिसका डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा दूंगा। होप आज की क्लास आपको समझ में आई है गाइस। कल मिलेंगे फॉर के सेकंड पार्ट के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।